हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो परिवहन और संचार में चित्र वाले क्वेश्चनों को करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है मानचित्र अलग अलग देशों के आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये आपने देखा कि पार साइबेरियन रेल मार्ग का चित्र दिया गया है और इसमें आपसे कई बार स्टेशनों के नाम पूछ लेता है, इसकी क्या विशेषता है, या इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट जो आपसे चित्र वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, मानचित्र वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या रहेगा, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न पूछने का जो तरीका सिंपली ये रहेगा कि प्रश्न एक जैसे दिया गया यहाँ पर, दिए गए मानचित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको ये मानचित्र देखना है और इसके बाद में आपको इन प्रश्नों के क्या करने, उत्तर बताने। जैसे फर्स्ट आपसे एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि मानचित्र में दर्शाई गई रेलवे लाइन और उस देश का नाम बताइए जहां पर ये स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये रेलवे लाइन बतानी है और किस देश में स्थित है ये बताना है। हालांकि ये मैप आप सभी को जो शो हो रहा है ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पेपर में काफ़ी ब्लर आता है तो कई बार बच्चों को पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर। सबसे पहली बात तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो मानचित्र है ये किस देश का है। एक तो आपको उस देश का नाम बताना है और दूसरा इसमें उस रेलवे लाइन का नाम बताना है। तो रेलवे लाइन की बात करेंगे तो ये कौन सी रेलवे लाइन है, पार साइबेरियन रेल मार्ग है। और दूसरी चीज आपसे पूछा गया है कि ये किस देश में स्थित है, तो आप कहेंगे रूस देश में ये स्थित है। दूसरी चीज आपसे पूछा गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपको नाम बताना है। ए और बी के रूप में जो चिन्हित स्टेशन है यानी जो मार्क लगे हुए हैं यहाँ पर आप सभी के लिए, जैसे पॉइंट ए है यहाँ पर क्या है आपका चिता, और पॉइंट बी जो है इसका नाम क्या है आपका मास्को। ये आपको ध्यान रखना है। मास्को क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रूस की राजधानी भी है, रूस की राजधानी भी है मास्को, तो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस रेल मार्ग की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस रेल मार्ग की दो विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता कि इसने अपने एशियाई क्षेत्र को जो है पश्चिमी यूरोपीय बाजार के साथ जोड़ने में और खोलने में मदद करी है। आप कह सकते हो कि ये आप देख रहे हो कि ये रूस के लगभग पूरी कंट्री से होकर गुजर रहा है और ये पश्चिम के यानी यूरोप के जो बाजार हैं उनसे अपने आप को जोड़ने में काफ़ी इसने मुख्य भूमिका निभाई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा डबल ट्रैक का मतलब है जिसमें दोहरे पथ है, एक जाने के लिए दूसरा आने के लिए, डबल ट्रैक है और ये विद्युतीकृत है। विद्युतीकृत का मतलब है कि ये बिजली की सहायता से चलाया जाता है और ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वो रेल मार्ग होता है जो किसी एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को आपस में जोड़ता है, तो उसे हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। लास्ट चीज आपसे इस वाले से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रेलवे लाइन की कुल कितनी लंबाई है, तो इसकी कुल कितनी लंबाई है, 9,332 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा क्या इससे इतने क्वेश्चन आएंगे? नहीं, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बिल्कुल प्रीमियम वीडियो का लुक लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ और इसमें आपसे और अगर एडिशनल क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है तो ये भी आप लोगों के लिए बताया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, तो इसकी कुछ विशेषताएं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये रूस का जो है प्रमुख रेल मार्ग है। प्रमुख क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है ये सबसे पश्चिमी तट पे जो इसका स्टेशन है ये सेंट पीटर्सबर्ग को, जो पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है व्लादिवोस्टोक, वहां तक इसको क्या करता है, जोड़ता है। ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये पश्चिम दिशा है, किसको जोड़ता है, ये व्लादिवोस्टोक को भी जोड़ता है। ये जो व्लादिवोस्टोक है ये आपका पूर्वी तट है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा तट है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में इसके कुछ प्रमुख स्टेशन है, आप देख पा रहे हो इस रेल मार्ग को। जब ये चाहे आप इधर से आने की बात करो तो ये कई स्टेशनों से होकर गुजर रही है। तो आपसे जैसे मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिखा है, यहाँ बी पॉइंट लिखा है, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ पर आपसे डोनेट कर दे, यहाँ पर डोनेट कर दे,
तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आप सभी को इसके लगभग आपको सारे नाम याद रखने हैं। नाम कैसे याद होंगे एग्जाम से पहले मैंने इसलिए वीडियो बना दी है ताकि आप लोग इस नाम को याद कर लें। अगर आपसे आसानी से याद नहीं होता तो आप इसको अपने दोस्तों की लिस्ट से याद कर सकते हो, सबसे अच्छा दोस्त कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, या फिर आप इसको वैसे ही मेमोराइज कर लो क्योंकि पेपर तो अब आ ही चुके हैं, तो आपको वैसे भी पेपर के लिए ही याद करना है। अगर इसके प्रमुख स्टेशन की बात करें जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे मास्को पूछा गया है, आपका कजान है, आपका ट्यूमिन नाम है, आपका नोवोसिविसर्क नाम है, चिता नाम है, और आपका खाब्रोवेसक नाम है। ये सारे के नाम जो है रशियन नेम है, तो थोड़े अजीब से, आप इसको लिख लिख के भी याद करेंगे। इसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक सबसे लंबा रेल मार्ग है। आपकी इसकी किलोमीटर देखो पूछा गया था, तो आपसे पूछा भी सकता है कि ये विश्व का कौन सा रेल मार्ग है, तो सबसे लंबा रेल मार्ग है और एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग माना जाता है। अगला मैंने बताया था आपको, ये दोहरे पथ से युक्त है और विद्युतीकृत जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलाया जाता है और दोहरे पथ का यानी आने जाने की इसमें सुविधा मौजूद है, जाने की भी और आने की भी। इसके साथ साथ इसमें अपनी एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी बाजारों से जोड़ दिया है। अगली बात करें तो यह रेल मार्ग जो है यूराल पर्वत और आपके आबे जो ओब और आपका येनिसी नदी से होकर गुजरता है। तो आप कह सकते हो कि ये एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पर्वत पे भी जाता है और साथ ही साथ में नदी के ऊपर से भी ये गुजरता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ साथ या पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि ये चित्र दिखा देगा और पूछेगा आपसे कि ये किस नदी के ऊपर से होकर गुजरता है या किस पर्वत से होकर गुजरता है, तो आपके लिए पेपर मुश्किल बन जाएगा, तो आप ये नाम ऐसे भी याद रखेंगे। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाला एक योजक मार्ग है, यानी आपने देखा कि ये नॉर्मली ऐसे जा तो रहा है, लेकिन योजक मार्ग का मतलब क्या है कि आप योजक का मतलब देखोगे कि इसको दक्षिण में और स्थानों पर भी क्या किया जाता है, जोड़ा जा रहा है, ऐसे करके नीचे की तरफ जोड़ा जा रहा है। तो योजक मार्ग का मतलब यही है कि इसको दक्षिण में भी क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और भी रेलवे लाइनों के साथ में। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपका ओडेसा यानी यूक्रेन जो जगह का नाम है, और आपका कैप्सियन तट जो हैगा ताशकंद उज्बेकिस्तान है, और आपका बटोर यानी मंगोलिया है, या आपका रायनाद या फिर आपके मागदे चीन बीजिंग की ओर, इन सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का भी या फिर वहां के लिए प्रमुख बन जाता है। अभी दूसरा रेल मार्ग आप सभी के सामने आ चुका है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अब यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए। सबसे पहले आपको चित्र दिखाया जाएगा, यहाँ चित्र आपके लिए साफ है लेकिन पेपर में हो सकता है आपके लिए ब्लर आए, तो आपको नाम पहले से याद करके जाना है। इसीलिए आपसे पहली बात तो पूछेगा कि इस मानचित्र में दर्शाए गए परिवहन मार्ग का नाम बताइए। आप देखिए यहाँ पर आपको पिछले में रूस दिख रहा था, यहाँ पर आपको कनाडा दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये कौन सा है, आपका पार कनेडियन रेल मार्ग है। आप क्या बोलेंगे इस रेल मार्ग का नाम, तो बोलेंगे पार कनेडियन रेल मार्ग है। दूसरा, आपसे ए और बी बिंदु के नाम पूछे गए या चिन्हित स्टेशनों के नाम आपको मैंने बताया। उसी की तरह इसमें भी देखो कई सारे क्या है रेल मार्ग है, तो आपको उन सभी कई सारे इसमें स्टेशन है, तो आपको उन स्टेशनों के नाम याद रखने हैं। जैसे आपको इसमें स्टेशन पे नाम दिया गया है, एक तो ए पॉइंट जो है आपका हैलिफैक्स है, और जो बी पॉइंट है आपका वैंकूवर है। बी पॉइंट है जो आपका वैंकूवर है, तो आपको याद रखना है हैलिफैक्स को वैंकूवर तक जोड़ता है। तो ये दो तट कौन कौन से थे, ए और बी में जो इसमें पॉइंट में टच थे, एक तो हैलिफैक्स है और दूसरा आपका वैंकूवर था, या फिर इसमें कोई और नाम भी हो सकता है जो आपसे पूछा जाए। अगर अगली बात करते हैं, इन मार्ग की दो विशेषता बतानी है, तो सबसे पहली विशेषता ये जो है परिवहन कनाडा की आर्थिक धमनी की जाती है। आर्थिक धमनी इसीलिए क्योंकि कनाडा में होने वाला जो अधिकतर व्यापार है वो इस रेल मार्ग के थ्रू होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये क्यूबेक और कनाडा की जो राजधानी है आपका मॉन्ट्रियल, उसका जो औद्योगिक क्षेत्र को प्रेरित क्षेत्र जो कृषि के क्षेत्र है, गेहूं के क्षेत्र है, उन और साथ ही साथ उत्तर में जो शंकुधारी वन है उन क्षेत्रों से भी जोड़ता है। यानी जो शंकुधारी वन है आप सभी को पता है, ये बेसिकली इमारती लकड़ी वाला इलाका है जहाँ पर लकड़ियों को काटकर इमारत बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो उनको क्या करता है, उनको कृषि क्षेत्र से भी जोड़ता है यही, और ये औद्योगिक क्षेत्र से भी जोड़ता है। तो पूरे देश को, और जो मटेरियल मैंने बताया जैसे कि इसकी राजधानी है कनाडा की, तो उसको भी आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम। अगला क्या है, इस रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे स्टेशन है कौन से दो महासागरों को जोड़ता है, उन तटों के नाम बताने। तो एक तो आपका अटलांटिक है और दूसरा आपका प्रशांत महासागर है, आपको ए भी याद रखना है।
ये वाला क्वेश्चन आपसे आएगा और आपको बीच बीच के जो ये नाम है आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा अब भाई इससे जरूर थोड़ी कि ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में, कोई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसी से। सबसे पहली बात आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसकी लंबाई कितनी, तो आप क्या बोलोगे 7050 किलोमीटर लंबा है ये। दूसरी बात, ये रेलवे लाइन जो पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होता है और इसके अलावा मॉन्ट्रियल, आपका ओटावा, विनिपेग ऐसे इलाकों से होकर गुजरता है और साथ ही साथ में ये आगे चलकर पश्चिमी तट पर वैंकूवर तक जाता है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसका जो निर्माण है वो 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत किया गया। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है समझौते। समझौते के अनुसार किया गया और पश्चिमी तट पर स्थित जो है ब्रिटिश कोलंबिया राज्यों को क्या किया गया, संघ में शामिल करने के लिए। जो ब्रिटिश कोलंबिया के राज्य थे उनको कनाडा के साथ जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था कि वहाँ के देश के लोगों से भी क्या किया जा सके, आपस में हम उनको जोड़ सके, इसीलिए भी। इसके साथ साथ नीचे देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद बताया गया है कि बाद के वर्षों में यानी आगे के वर्षों में जो है आपका क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश और जो आपके गेहूं के जो प्रदेश हैं उन सभी को जोड़ने का भी मैंने बताया था आपको कि ये तीनों आपसी क्षेत्रों को जोड़ता है। ये औद्योगिक प्रदेश जो मॉन्ट्रियल का है, इसकी राजधानी का, और प्रेरी के जो आपके घास के मैदान है जहाँ पर कृषि अच्छी खासी होती है, और उत्तर में जो शंकुधारी वन है उनको भी आपस में जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से ये सभी देशों के लिए पूरक बन गया क्योंकि देश के प्रमुख इलाकों से ये जाता है, और साथ ही साथ इसे कनाडा की हम आर्थिक धमनी भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे भी से पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए मानचित्र को देखिए और इसके उत्तर दीजिए। सबसे पहली बात तो इस मानचित्र में दर्शाए गए परिवहन मार्ग का नाम बताना है, तो आप क्या बोलोगे कि ये ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। दूसरा, ए और बी पर स्थित जो चिन्हित क्षेत्र है उसको बताना है, और ए और बी पे कौन कौन से क्षेत्र है, तो यहाँ बोलोगे आपका है पर्थ है, और यहाँ क्या बोलोगे आप सिडनी है। तो ये क्या करता है कि पूर्व में तो आपका सिडनी है पूर्वी इलाके में, और जो आपका पश्चिमी इलाका है वहां पर आपका क्या है, पश्चिमी जो इलाका है यहाँ पर आपका पर्थ है। ये आपको याद रखेंगे। इसके साथ साथ इसमें एक अन्य दक्षिणी लाइन भी है। आप दक्षिणी लाइन को भी इसके अंदर देखना चाहो तो साउथ की तरफ देखोगे, ये वाली लाइन, ये दक्षिणी लाइन है। अब ये भी इसको जोड़ रही है क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इसका एक उत्तर दक्षिणी लाइन भी है जिसे बोलते हैं हम एडिलेड। आपने क्रिकेट ग्राउंड भी सुना होगा, एडिलेड का क्रिकेट ग्राउंड है। एडिलेड को क्या करता है आपका एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है। ध्यान रखना, एडिलेड को ये क्या करता है एलिस स्प्रिंग से भी जोड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, महाद्वीपीय रेल मार्ग है, वो अन्य उत्तर और दक्षिण के किन 2 बिंदुओं को जोड़ता है, तो आप क्या बोलोगे एडिलेड को एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है। इसके आगे ये क्या क्या है, डार्विन से आपका बिरदुम लाइन को जोड़ता है, और ये आगे ये स्थानों को भी जोड़ता है। इसके साथ साथ आपसे इससे और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इस रेल मार्ग के 2 अंतिम छोरों के नाम बताइए, तो अंतिम 2 छोर बता दोगे कि ये भाई पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पर्थ है, और जब पूर्वी तट की बात करते हैं तो सिडनी है। आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं। यहाँ पर वही सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके बीच बीच के बस रेलवे स्टेशन के नाम आपको याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं ए और नाम करके, जैसे आपका कलगुरली है, ब्रोकन हिल है, इसके अलावा आपका पोर्ट अगस्ता है। ये सारे के सारे इसके जो है मेन या मुख्य स्टेशन है जो आपको नाम याद रखने। बात करते हैं थोड़े से जल वाले, यानी अब तो अभी अपने रेल मार्ग के बारे में देखा, अब हम थोड़े से जल मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। जल मार्गों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये जो चित्र दिख रहा है, पहली बात तो है किसका, आपको पहली बात ये पहचानने के लिए कहेगा कि भाई क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें और इसमें दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सबसे पहले इस नहर का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो इस नहर का नाम क्या है, आपको पहले नहर को अच्छी तरीके से देखो। आप यहाँ पर चित्र देखो, ये क्या कर रहा है, इधर भूमध्य सागर है और किसको जोड़ रहा है, इधर आप देख रहे हो नाम। अगर आप पेपर में आपको नाम याद नहीं भी है, देखो कुछ ऐसे नाम आपको दिख जाएंगे जो इसका उत्तर आप दे सकते हो। तो आपसे पहली बात, पहला चीज क्वेश्चन में पूछा गया इस नहर का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सुएज नहर है। आपसे इसके बाद में पूछा जा रहा है बिंदु ए और बिंदु बी को बताइए, तो ये बिंदु ए और बी का है, तो बिंदु यहाँ पर ए है, आप क्या कहोगे कि ये पोर्ट सईद को क्या करता है, आपका जो यहाँ पर है सुएज से जोड़ता है।
ये ध्यान रखना है। पोर्ट सईद को किससे जोड़ता है? सुएज से जोड़ता है, ये बिंदु का नाम है। अगली चीज, इस नहर का निर्माण कब हुआ? तो आप बोलेंगे 1869 में हुआ। और उस देश का नाम बताइए जहां पर ये नहर जो है गुजरती है, जिस देश से, तो आप बोलोगे मिस्र नाम है। आप ऐसे भी मिस्र लिख सकते हो, आप जैसे भी लिखते हो आप उस तरीके से लिख सकते हो। अब इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी जिससे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो इस नहर का निर्माण कब करवाया गया? तो आप क्या बोलोगे? 1869 में इस नहर का निर्माण करवाया गया। दूसरा कि भाई ये उत्तर में कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलोगे पोर्ट सईद। और दक्षिण में कौन सा है? तो आप बोलोगे दक्षिण में इसका जो सुएज है, पोर्ट सुएज है, वो खुद ही है। ये भूमध्य सागर को क्या करता है? लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो आप क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसके अलावा कि यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जलमार्ग ने यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ने में एक नवीन मार्ग प्रदान किया है? तो आप सुएज नहर ही कहेंगे। इसके अलावा ये लिवरपूल और आपका कोलंबो के बीच में प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग प्रदान करने की तुलना में इसने जो जगह थी लिवरपूल से लेकर कोलंबो पोर्ट तक, उसके बीच में जो दूरी थी उस दूरी को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इसके साथ साथ इसमें बताया जल बंधक से रहित है और समुद्री सतह के बराबर जो है ये नहर है। लगभग 160 किलोमीटर लंबा है और 11 से 15 मीटर गहरा है। गहराई भी काफी है, आप ये मत सोचिए कि कम गहराई है। इसके अलावा लगभग 100 इसमें जलयान जो है रोजाना आते जाते हैं और लगभग इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय जो है हमें लगता है। इसके अलावा नील नदी से एक, ये इंपॉर्टेंट है, नील नदी से आपका नैग में ताजा पानी की नहर निकलती है, ये भी याद रखना है आपको। और ये ताजा पानी की नहर जो है नैग में जो है सुएज नहर से आपका इस्मा इलाई में मिलती है और ये यहाँ पर ताजा पानी प्रोवाइड कराती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आप सभी के लिए, भाई सुएज नहर थी तो ये कौन सी नहर है? आप चित्र को देख के भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। ये पनामा नहर के बारे में बात होगी। सबसे पहले इस नहर का नाम बताइए, तो आप डायरेक्टली उत्तर बता दोगे कि ये पनामा नहर है। दूसरी बात आपसे पूछा जा रहा है ए और बी बिंदु का नाम बताइए, तो ए बिंदु जो है ये कौन सा है? पनामा बिंदु है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पनामा बिंदु है। बी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को आपको कोलोन, ये नाम है। याद रखना है आपको, पेपर में जो आपके जो मानचित्र या जो मैप है ये इतना क्लियर नहीं आएगा, तो आपको नाम पहले से याद करके जाना पड़ेगा। बीच बीच के स्थल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बीच बीच के स्टेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ये भी याद करके जाएंगे। इसके साथ साथ इस मार्ग की लंबाई पूछी गई है आपसे, तो बता देंगे आप 72 किलोमीटर लंबा है। अब बच्चे पूछते हैं कि 72 किलोमीटर ऐसे लिखे कि 72 किमी लिखे। आपकी इच्छा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हो तो आप इतना, आपका नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद में ये कौन से दो महासागरों को जोड़ता है? तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। पनामा नहर की कुछ और मुख्य विशेषता है कि यह नहर जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को पश्चिम में किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से। पूर्व दिशा में कौन सा है? ये भी याद रखना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर जो है वो किस दिशा में है, ऐसे करके। इसके साथ साथ इसका निर्माण जो है आपका पनामा जलडमरू मध्य के बीच किया गया है और ये आर पार, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक आप सभी को ध्यान रखना है। एक ओर तो इसका पनामा है और दूसरी ओर आपका कोलोन है, इसके बीच में। इसका निर्माण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा कराया गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई पनामा नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो यूएसए के द्वारा, और जिसमें से 8 किलोमीटर का क्षेत्र खरीदा गया है और नहर मंडल इसका नाम दिया गया है और इसका डेवलपमेंट यहाँ पर करवाया गया है। लगभग बताया गया है कि 72 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर से अधिक गहरी है, जो है आप सभी को ध्यान रखना है। 12 किलोमीटर से अधिक क्या है? गहरी है। इसमें 6 जल बंधक बने हुए हैं तंत्र में, और जलयान जो है पनामा नहर की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले जल बंधक से होकर गुजरते हैं ताकि ऊंचाई नीचाई का जो इलाका है वो इसको मैनेज कर ले। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है, ये सैन फ्रांसिस्को से जो न्यूयॉर्क के बीच की दूरी है लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी जो है वो कम हो गई है। 13,000 किलोमीटर दूरी, कैन यू इमेजिन। इसके साथ साथ इस प्रकार ये जो पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही साथ में जो दक्षिण अमेरिका है उसके बीच में होने वाला जो व्यापार है उस व्यापार को
बढ़ाने में मदद करता है। बीच के व्यापार को बढ़ाने में मदद किया है, बढ़ाने में मदद करता है। तो आप ये लिख सकते हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये भी पेपर में आ सकता है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन बट फिर भी मैंने सोचा है आपको एक चित्र दे सकता है, आपसे पूछेगा ये बताइए कौन सा जल मार्ग है, तो आपको क्या बताना होगा इसमें कि ये राइन जल मार्ग है। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अंतिम 2 किनारों के नाम बताइए। तो ये इसके किनारे मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं करे क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखना कि आपका एक तरफ बेसल है और दूसरी तरफ अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है रस्टरडम है। कौन सा है? रस्टरडम। तो ये 2 नाम याद रखना है। नीदरलैंड में आपका रस्टरडम है और स्विट्जरलैंड में आपका बेसल है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके अंतिम 2 सिरे किस किस देश में है। तो देशों का नाम पूछ ले तो एक का नीदरलैंड है और आपका स्विट्जरलैंड है। आप इधर से देखोगे तो ये स्टार्टिंग होगा, आप इधर से देखोगे तो ये स्टार्टिंग है। तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ये मार्ग की लंबाई बताना है। तो आपको लंबाई कितनी बताओगे आप कि बोलोगे 700 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा कि भाई ये नहर से जुड़े हुए कोई 2 देशों के नाम बताओ। तो आप देखो 2 देशों के नाम पूछे तो आप नीदरलैंड भी बता सकते थे और स्विट्जरलैंड भी बता सकते थे। अदरवाइज मैं आपकी जानकारी के लिए एक नया नाम और बता रहा हूँ, जर्मनी से भी ये जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन से देश से नहीं जुड़ा है, तो तीसरा ऑप्शन आपको कोई और दे देगा, वो आपको टिक करना होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आप सभी को वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बता दिए जो एक्सरसाइज से। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय